हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11th का मैथ का है। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और ये आपका चैप्टर होगा 4। जो चैप्टर आपका 4 है, इस चैप्टर का पहला जो वीडियो है, लेक्चर आपका पहला हुआ है और इस चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति। आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक के बारे में हम जानेंगे भौतिक राशि के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना जाएगा, यानी आपका अदिश सदिश, इसके निरूपण किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये सदिश जो होता है उसको योग करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है। तो आइए जाना जाए कि सदिश भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आप ये 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो भौतिक राशियाँ ये 2 प्रकार की होती हैं। और यह जो होता है आपका पहला अदिश राशि, दूसरा आपका सदिश राशि। तो पहला आपका होगा अदिश। अदिश किसे कहते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिसको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे आपका ये दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया इत्यादि। तो पुनः एक बार जान लीजिए कि वे भौतिक राशियाँ जिसको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका पता है चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया इत्यादि। इसमें केवल जो है आपका परिमाण दिखाई देता है, दिशा का बोध नहीं होता है। अगला जो आपका टॉपिक है वो सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिसको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध होता है। तो जान लीजिए इस प्रकार के राशि को क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। जैसे आपका विस्थापन बल, वेग, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण इत्यादि। यानी सदिश का मतलब यह सदिश यानी परिमाण और दिशा दोनों साथ हो, परिमाण का भी बोध हो और दिशा का भी बोध हो। तो जान लीजिए इस प्रकार के भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो जानेंगे सदिश राशि का निरूपण हम किस प्रकार करते हैं। तो सदिश का राशि का निरूपण करने के लिए क्या करते हैं? ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो सदिश का निरूपण करने के लिए एक तीर युक्त रेखा का प्रयोग करते हैं। यानी सदिश का निरूपण करना हो तो क्या करते हैं? तीर युक्त रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। जो यह तीर प्रारंभिक बिंदु होता है उसे पुच्छ कहते हैं, और यह जो अंतिम तीर युक्त जो लास्ट बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? हेड हो गया, टेल, सिर कहते हैं, यानी हेड टेल, हेड हो गया या टेल हो गया। ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु जो होता है आपका हेड टेल हो जाएगा और अंतिम बिंदु का हो जाएगा? हेड हो जाएगा, पुच्छ और शीर्ष हो जाएगा। इसके बाद ये जो एक तीर युक्त रेखा द्वारा निरूपित करते हैं, यह जो होता है इसकी जो लंबाई होती है इसके परिमाण को दर्शाता है। और किसी भी ये जो सदिश होता है वेक्टर के को निरूपित करना हो तो वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं।
यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए या वेक्टर पी, वेक्टर क्यू एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे सदिश का योग कैसे करते हैं। ये सदिश होती हैं, सदिश होते हैं, इनका योग हम इस प्रकार करेंगे। तो सदिशों का योग करने के लिए हम पहला जो मेथड अपनाते हैं वो होता है त्रिभुजीय विधि। इसमें देखिए त्रिभुजीय विधि में क्या होता है कि दो वेक्टर दिया गया हो, ये भी इसका परिमाण मान लीजिए आपका जो भी हो वह, और एक वेक्टर दिया गया हो भी, ये है और यह बी, और इसका जो झुकाव कोण आपका क्या हो, थीटा। इस स्थिति में दोनों वेक्टर को जोड़ना हो। तो दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो आपका कौन सा मेथड होगा, त्रिभुजी विधि होगा। तो त्रिभुजी विधि में क्या करते हैं, ये जो वेक्टर दिया गया हो तो सबसे पहले वेक्टर ए के परिमाण के बराबर अब यानी इसका योग करना है, और ये आपका रहा त्रिभुजी विधि यानी त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। से क्या करते हैं, जो ये वेक्टर दिया है, झुकाव कोण दिया है, इस पर इस दोनों को जोड़ना है। तो वेक्टर ए के परिमाण के बराबर एक ओपी लंबाई का रेखा खींचा, और यह ओपी की लंबाई जो होना चाहिए वेक्टर ए के बराबर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, ये जो आपका वेक्टर ए है उसके शीर्ष और वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और ये जो झुकाव कोण दिया जाएगा उसी कोण पर। ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे और इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाएंगे। तो मिलाने से जो ए लंबाई होगा, यह लंबाई वेक्टर इसके परिमाण को शो करेगा, यानी वेक्टर आर बराबर का यह वेक्टर ए आधान वेक्टर बी होगा। तो ये जो मेथड होता है, यानी दो वेक्टर के जोड़ने का जो मेथड होता है वह मेथड क्या कहलाएगा, त्रिभुजीय विधि कहलाएगा। देखिए त्रिभुज का निर्माण कर रहा है तो त्रिभुजी विधि कहलाएगा। अगर इसी वेक्टर को जैसे जोड़ रहा है, थोड़ा यही बार सब्ट्रैक्ट कर दें यानी घटाना हो, तो सेम यही कंडीशन करेंगे, बस दिशा को पलट देंगे। दिशा को पलटेंगे यानी वेक्टर ए के परिमाण के बराबर एक वेक्टर खींच लिए ओ पी, और यह आपका वेक्टर बी को जोड़ दिए। इस पर जोड़ना नहीं, जोड़ो तो यहाँ पर घटाना है, ए माइनस बी करना है। यहाँ पर दिशा को चेंज कर देंगे, दिशा आपका जिसमें उसके विपरीत दिशा में इसको जोड़ेंगे। तो ये जो आपका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर होगा, क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। तो यहाँ पर ये वेक्टर का योग हुआ, यहाँ पर यह जो किया है यहाँ पर वेक्टर का योग हुआ और यहाँ पर वेक्टर का अंतर हुआ। तो अंतर और योग में ये दोनों जो है क्या होते हैं, आपके त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे त्रिभुजी विधि कहते हैं। बस केवल अंतर क्या होता है, यहाँ पर वेक्टर आर जो होगा का रिजल्टेंट जो होगा वह वेक्टर ए धन वेक्टर बी होगा, और यहाँ पर जो वेक्टर आर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। अब आइए अगला जो है त्रिभुजी विधि के बाद आएगा समांतर चतुर्भुज विधि। दूसरा जो होगा आपका समांतर चतुर्भुज विधि।
इस विधि में क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज विधि में क्या होता है कि दो वेक्टर हों और एक ही बिंदु पर कार्यरत हों, दो वेक्टर ए और बी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों और इस प्रकार यह कार्यरत हों कि ये दोनों वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें। तो इस स्थिति में इसका जो रिजल्टेंट होगा या देखिएगा रिजल्टेंट होगा यही वेक्टर ए और बी यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करेगा। तो ये जो आपका मेथड हुआ, यह जो मेथड होगा वो समांतर चतुर्भुज विधि होता है। यानी इसमें आपका समांतर का मतलब का कि आमने सामने भुजाएं समांतर हो, ठीक। और समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि कहते हैं। और पुनः एक बार जान लीजिए इस विधि में हम क्या करते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो होते हैं एक बिंदु पर कार्यरत होते हैं और इस प्रकार कार्यरत होते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें। तो उस कंडीशन में ये जो आपके वेक्टर हैं उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करेगा। इसके बाद अगला जो मेथड है वो आपका बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। यानी आप जितने भी कई वेक्टर्स हों और कई वेक्टर को मिलाकर क्या किया जाए एक आकृति दिया जाए तो आपका आकृति बनेगा तो बहुभुज होगा। एक दो या दो से अधिक आपके वेक्टर दिए हों तो उसको कैसे जोड़ेंगे? तो जितने भी वेक्टर दिया गया हो तो उस कंडीशन के आधार पर बताया है कि जुटता कैसे है कि इसका प्रथम वेक्टर का शीर्ष और दूसरे वेक्टर जिससे जोड़ना उसका टेल जुटता है, हेड और टेल जुटता है। तो मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसको इस पर जो है एक वेक्टर आपका बी है, इसको जोड़ दीजिए। देखिए इसका जो रिजल्ट होगा आर डैश बराबर ए धन बी होगा। अब यहाँ से एक और वेक्टर जोड़ रहे हैं सी। देखिए इसका सिर और इसका टेल, हेड और टेल जुटा, इस झुकाव पर दिया होगा तो प्रारंभिक बिंदुओं से इसका जो रिजल्टेंट होगा आर डबल डैश इसको तो देखिएगा ये आपका सी है वेक्टर। तो ये आर डबल डैश का हो जाएगा वेक्टर ए धन वेक्टर बी धन वेक्टर सी, ये रिजल्टेंट को शो करेगा। एक और कोई वेक्टर हो डी और इस रूप में जैसे दिया हो झुकाव पर इसको जोड़ रहे हैं तो ये जो आपका रिजल्टेंट होगा यह आर ट्रिपल डैश होगा बराबर ए धन बी धन सी धन डी होगा वेक्टर में, ठीक है। तो ये जो कई वेक्टर हों और वो उस दिए गए कंडीशन के आधार पर इस प्रकार अगर जोड़ा है तो जो आकृति बन रहा है, देखिए जो आकृति बन रहा है तो ये आकृति क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। और बहुभुज के होने के कारण ये जो नाम होगा इसका बहुभुज होगा। इसमें हम ये जो निर्माण वेक्टर का योग करते हैं, वेक्टर का योग पूछता है कि क्या वेक्टर का योग साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है वेक्टर का योग जो होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। अब दिखा सकते हैं आप
कि वेक्टर ए धन बी बराबर था वेक्टर बी धन ए। यही आप क्रम विनिमय नियम है। क्रम या वेक्टर को अदल बदल दें तो और उसको जोड़ें तो उस कंडीशन में यानी जो वेक्टर अदला बदली नहीं किया, क्रम को बदले नहीं है, उस कंडीशन में जोड़ें तो दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर का योग जो होता है वो आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद यह कि साचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं, तो वेक्टर का योग जो है आपका साचर्य नियम का पालन करेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं वेक्टर ए है धन वेक्टर बी धन सी अगर कर रहे हैं, इसी को ले लीजिए ए धन ए आपका ए धन बी धन सी अगर ए कर रहा है इक्वल ए धन बी धन सी कर रहे हैं तो ये क्या होगा साचर्य नियम, यानी ये रिजल्टेंट जो होगा इसका जो निकालेंगे तो सेम होगा। ठीक है ना। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सदिश का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम और साचर्य नियम का पालन करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये जो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो योग कर रहे हैं उस योग का जो रिजल्टेंट ये आपका था विकर्ण परिणामी जो था या विकर्ण आर, वह ज्ञात करेंगे हम लोग गणितीय विधि द्वारा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।